इस दुनिया के अंदर एक नई इनकलाब हम पैदा करना चाहते हैं, एक ऐसा परिवर्तन लेके आना चाहते हैं। वो परिवर्तन टोटल चेंज और सोशल चेंज होगा। एक ऐसा परिवर्तन जो हर क्षेत्र में परिवर्तन होगा, क्रांतिकारी बदलाव होगा। वो परिवर्तन अंतरराष्ट्रवाद नहीं होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सभी को मंजूर होगा। वो एक विकासवादी उदारवादी परिवर्तन होगा। हम जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं वो लिबरल सोशलिज्म, उदारवादी समाजवाद की चर्चा हम करना चाहते हैं। लिबरल और सोशलिज्म दोनों ही शब्द 1705 में फ्रांस में पहली बार प्रयुक्त किए गए। उसके बाद यूरोप के कई देशों में हुए, इनके नाम से पार्टियां बनी, पार्टियों ने ये अपने मुख्य धारा में, अपने एजेंडे में इन शब्दों को रखा गया। इस बात को कार्ल मार्क्स ने भी कुछ कहा, कॉमरेड लेनिन ने इस बात को थोड़ा सा एडवांस कहा। इस लिबरल सोशलिज्म की बजाय उन्होंने कम्युनिज्म की बात की, साम्यवाद की बात की। हम ऐसा समाजवाद नहीं चाहते। भारत में भी ऐसे समाजवाद की कल्पना की गई। भारत में जिन लोगों ने समाजवाद की कल्पना की वो जयप्रकाश नारायण, लोहिया जैसे लोगों ने की। जब भी कोई इस टाइप की बात हुई, समाजवाद की बात हुई, जब ब्राह्मण समाजवाद की बात करता है, उसकी पॉकेट में, उसके काख में मनुस्मृति होती है। वो अच्छा काम करना चाहता है, वो एक अच्छी व्यवस्था देना चाहता है, वो अच्छे अच्छे संगठनों में काम करता है, लेकिन वो जो मनुस्मृति है उसको काम नहीं करने देती। क्योंकि जब तक उसके दिमाग का सफाया नहीं हो जाता, हम मोबाइल के अंदर कई बार वायरस आ जाता है, उसको एंटीवायरस डालते हैं। मोबाइल के सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए कई बार उसका सॉफ्टवेयर भी बदल देते हैं। इसलिए अगर हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था हम करना चाहते हैं, इस व्यवस्था का अपना एक सिस्टम है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करना चाहते हैं। इस देश के अंदर आपने 4 सरकारें देखी जो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रतिपादित सरकार थी। एक सरकार संयुक्त सरकार थी, साहब कांशीराम जी और मुलायम सिंह जी ने एक आंदोलन चलाया और उन दोनों के बीच में समझौता हुआ। 1993 में वो सरकार आई। उस सरकार का जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश की बाकी सरकारों की अपेक्षा वो सरकार प्रोग्रेसिव थी, प्रगतिशील थी। उस सरकार ने कुछ सामाजिक काम किए, लोगों के बहुत पारिवारिक काम भी किए। उस सरकार के अंदर लोगों को मकान बना के दिया गया, 100 गज का मकान, उनके 2 कमरे और 2 कमरों के साथ रसोई और बाथरूम। और उन मकानों से, उस मोहल्ले से निकलती हुई पक्की सड़क, पक्की जो है जो भी सड़क आगे शहर को जाती थी उस तक उस मकान का व्यवस्था की गई। ऐसी व्यवस्था साहब कांशीराम जी की सर जो मुलायम सिंह जो मुख्यमंत्री थे उस सरकार के दौरान हुआ। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को लेके जो सरकार बनाई गई, 2 बार भारतीय जनता पार्टी को साथ लेके और मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन वो काम नहीं कर पाए जो मुलायम सिंह के टाइम में 18 महीने में हुआ था। 5 साल की सरकार और बनाई 2007 में, 5 साल की सरकार के अंदर भी वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था जिस व्यवस्था में। इसका मतलब अगर हम बाबा साहब की विचारधारा को लेकर हम सरकार बनाते हैं तो क्या बाबा साहब की विचारधारा पुरातन हो गई है या अम्बेडकरिज्म कोई पुराना पड़ गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है। आइडियोलॉजी, बाबा साहब की आइडियोलॉजी दुनिया की सबसे विकसित और क्रांतिकारी आइडियोलॉजी है। बहुत क्रांतिकारी जो है वो विचारधारा है। लेकिन जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो वहां पे हमारे अधिकारों पे अंकुश भी लगता है एक स्टेज पे जाके कि हमारे कुछ ड्यूटी, हमारे कर्तव्य की बात भी आती है। हम हकों की बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते। इस सारी समस्या की जड़ जो थी वो जड़ ये थी कि हमने इसके अंदर कुछ अलग से कुछ पैमाने सरकार को चलाने वाले लोगों के ऊपर, एमएलए, एमपी और एग्जीक्यूटिव विधायिका और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के ऊपर कुछ नियम लादने चाहिए थे। वो नियमों के तहत अगर उनको काम दिया होता तो वो सरकारें हमारी बहुत अच्छी होती।
अब हम आइडिया गठबंधन बना के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया है, कुछ सारी चीजें हैं, लेकिन उसके अंदर आज भी सरकार कैसी होगी, ये सरकार की आइडियोलॉजी क्या होगी। ये जरूर है कि आइडिया गठबंधन के अंदर जो आइडियोलॉजी है वो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा होगी, आइडियोलॉजी ऑफ अम्बेडकरिज्म। लेकिन अम्बेडकरिज्म की परिभाषा क्या है, वो अम्बेडकरिज्म किस टाइप का होगा, वो अभी कुछ नहीं। अगर कोई आदमी हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा करके भी इस देश के प्रदेश के लोगों का शोषण करके हजारों करोड़ रुपए, जिस मायावती के पास में अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए नॉमिनेशन फीस नहीं थी, आज उसके पास में हजारों करोड़ रुपया कहां से आ गया। हम एक ऐसी व्यवस्था लेके आना चाहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी आंदोलन के तहत जो पार्टियां चुनाव लड़ेगी, इन पार्टियों के द्वारा जो व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था का नाम जो है विद इन ब्रैकेट हम कह सकते हैं कि लिबरल सोशलिज्म होगी। लिबरल सोशलिज्म जो आदर्शवादी उदारवादी समाजवाद होगा। उदारवादी समाजवाद की कुछ परिकल्पनाएं कुछ की गई है, इसके अंदर कुछ पॉपुलर विषय होंगे, कुछ लोकप्रियता हर एक को मिलेगी, कुछ लोगों की इससे पीड़ा हो सकती है। क्यों हो सकती है कि हर कोई इस देश के संसाधनों को लूटना चाहता है। इस संसाधनों से कमाई करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस संसाधनों को लूटना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकारें, या जिसकी भी कांग्रेस की भी सरकारें हैं, जहां भी इस देश की धन धरती, इस देश के मिनरल्स को, कारखानों को, हर चीज को वो बेच के अपने उद्योगपति मित्रों को सौंप देना चाहते हैं। ये सारी अगर आप व्यवस्था देखते हो, इस व्यवस्था का नाम पूंजीवादी व्यवस्था है। ये पूंजीवादी व्यवस्था लोगों का शोषण करती है, बड़े पैमाने 95% लोगों का शोषण करती है, 5% लोगों को इससे लाभ मिलता है। इस पूंजीवादी व्यवस्था में जाति कोई मायने नहीं रखती। इसमें कोई शक नहीं कि स्वर्ण जाति के लोगों के पास ये व्यवस्था ज्यादा फल फूल रहे हो, लेकिन इसके अंदर शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास के लोग भी अगर वो कहीं उद्योगपति है तो वो भी उतना ही शोषण करते हैं। तो इसका मतलब अगर हम क्या मान के चले, SC BC ST के लोगों को आने वाली सरकार में लूटपाट करने का मौका मिलेगा, ऐसा मैं नहीं कहता। ये समाजवादी व्यवस्था, लिबरल सोशलिज्म, जो उदारवादी समाजवाद है, वो ऐसा किसी को मौका नहीं देता। तो इसकी ब्लूप्रिंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सभी साथी इसको ध्यान से सुने। कल इस समाजवादी व्यवस्थाएं जा भी रही है, उनका करैक्टर आप देख सकते हैं, उससे थोड़ा से उदारवादी इसका करैक्टर होगा। इसमें हम कृषि भूमि को छेड़ेंगे नहीं, एग्रीकल्चर के स्वामी तो उनके पास रहेंगे जिसके पास आज वो स्वामी हैं, लेकिन एग्रीकल्चर की रजिस्ट्री बंद कर देंगे। एग्रीकल्चर में, कृषि में कोई भी रजिस्ट्री नहीं होगी, वो अपनी जमीन बेच नहीं सकेगा। कोई जमीन, कृषि भूमि कोई खरीद नहीं सकेगा, कोई जमीन बेच नहीं सकेगा, कोई जमीन खरीद नहीं सकेगा। तो जो कृषि का मालिक है वो उसका मालिक रहेगा। उसके बाद कृषि की जो लागत मूल्य है उसका निर्धारण करने के लिए सरकार जो है पब्लिक सेक्टर के माध्यम से उन किसानों को सस्ती खाद, सस्ता बीज और सस्ता डीजल मुहैया कराएगी, ताकि उसकी खेती में उसको कुछ ऐसी आमदन हो कि वो अपना घर का पालन पोषण ठीक से कर सके। ऐसी व्यवस्था हम कृषि को देंगे। जो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट अगर कोई तैयार करता है, अगर वो अपनी वैसे कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग होंगे, अगर इसके अलावा कोई आदमी अपने घर में गाय को पालना चाहता है, भैंस को पालना चाहता है, वो पाल लेगा। लेकिन ये कोई भी मार्केटिंग प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, सारी की सारी मार्केटिंग सरकार की होगी, ये पब्लिक सेक्टर की होगी। जितनी ये कंपनियां होगी, जितना भी प्रोडक्शन होगा मिल्क का, वो सारा की सारा खरीदारी, सारी की सारी खरीदारी जो है गवर्नमेंट की, जो डेयरी फार्मिंग है, डेयरी है, वो खरीदेंगे। और वो डेयरी प्रोडक्ट जो है वो साफ सुथरा शुद्ध, घरों में हमारे बच्चों को पीने के लिए शुद्ध दूध मिलेगा। अब आप खुद दूध पीते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसमें आपको पता नहीं है वो कैसे जहर इसमें मिला हुआ है, कैसा मिलावटी दूध है। जब हम उदारवादी समाजवादी व्यवस्था हम कायम करेंगे,
हमारा दूध शुद्ध होगा, हम अपने बच्चों को अच्छा दूध पिला पाएंगे। ब्याह शादियों में इसी तरीके से जो मिठाइयों की दुकान है, वो मिठाइयों की दुकान पे मिठाई नहीं बनाई जाएगी, दूध के मिल्क प्रोडक्ट से कोई तो मिठाई नहीं होगी, क्योंकि हमारे लोगों को दूध पीने के लिए पहले पूरे 135 करोड़ लोगों को पीने के लिए दूध मिलना चाहिए, उनको खाने के लिए दही मिलनी चाहिए, उनको पीने के लिए दूध के प्रोडक्ट अच्छे मिलने चाहिए। उसके बाद जो है मिठाई की दुकान, अगर दूध बच जाता है बाद में देखेंगे, तब तक मिठाइयों की दुकानें बंद कर दी जाएगी। अगर किसी ने ब्याह शादी में या खुशी जश्न मनाना है तो गुड़ गुड़ खाएं। पहले पुराने टाइम में हमारे पुरखे गुड़ बांटते थे, शक्कर बांटते थे, तो गुड़ और शक्कर पुरानी व्यवस्था में गुड़ और शक्कर को बांट के आप अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। हम बहुत, हमारे जो परिवार हैं बड़े बड़े खर्चे करते हैं, खर्चीले हो गए हैं, वो खर्चा करते हैं ब्याह शादी में, उस खर्चे को हम टोटली बंद करेंगे। और वो जो बच्चे बच्चियों की शादी का केवल ब्लॉक लेवल पे रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफिस होगा, वहां अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ब्याह शादी उसमें हो जाएगी। उसके बाद उठा के उन बच्चों को ब्याह शादी के बाद जो है अपना 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 जीवन यापन करे, और उस जीवन यापन में उनको कोई परेशानियां नहीं आएगी। हम रोजगार के साधन बढ़ाएंगे, जितनी फैक्ट्री होगा राष्ट्रीयकरण होगा, जितने उद्योग धंधे उनका सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, जितने पेट्रोल पंप गैस एजेंसी है उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, जितना ट्रांसपोर्टेशन चलता है, जितना जो आज ट्रक है वो सारे सरकारी होंगे, जितनी दुकानें हैं वो सारी सरकारी दुकानें होंगी। आपके आपके पास में किसी भी दुकान पे वो पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक रेट में वो हर सामान मिलेगा। अगर आपका काजू है, किशमिश है, बादाम है, सेब है, वो पूरे इंडिया में एक जैसा उसका रेट होगा। इसलिए इस समाजवादी व्यवस्था के अंदर महंगाई को लगाम लगाया जाएगा। आपको आपको जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतनी सस्ती कर दी जाएगी कि वो इस व्यवस्था के अंदर आप जो अपनी गाड़ी चलाएंगे नहीं, आप कहेंगे मुझे इससे ज्यादा सस्ता पड़ता है, मैं सरकारी बस में जाऊंगा, प्राइवेट कोई बस नहीं होगी, प्राइवेट कोई ट्रक नहीं होगा, प्राइवेट कोई ये सड़कें नहीं होगी, सड़कों पर कोई टोल टैक्स नहीं होगा, तो आपके लिए कोई असुविधा नहीं होगी। अब जो ठेकेदार मुनाफा कमाने के लिए जो सड़कें बनाता है, चोरी करता है, उसके अंदर टोटली टोटली वहां का पब्लिक वर्क्स इंजीनियर उसको बनाएगा, ठेकेदार बीच में रहेगा नहीं, उसके अंदर कोई ठेकेदार रहेगा नहीं, तो जो सारा का सारा काम करने वाले देशभक्त लोग होंगे, देश के जो मजदूर हैं, ये देश के किसान हैं, वो जब चाहेंगे वो जहां मर्जी चाहे अपना काम कर सकेंगे। ऐसी व्यवस्था जो है हमारी समाजवादी व्यवस्था इसमें कायम रहेगी। इसी तरीके से जितनी फैक्ट्रियां और जरूरत पड़ी और फैक्ट्री खोली जा सकती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बड़े पैमाने पे खड़ी की जा सकती है। ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री होगी, उस इंडस्ट्री में बहुत लोगों को अच्छा काम मिल सकता है। अच्छा काम उनको मिलेगा तो सभी को अच्छा लगेगा। इसलिए रोजगार के साधन पैदा करे जाएंगे। रोजगार के साधन पैदा करेंगे। आपका सवाल हो सकता है कि अगर ये रोजगार के साधन पैदा होंगे तो उनको रोजगार जो देंगे कहाँ से? जब हम सारी फैक्ट्री पब्लिक सेक्टर में होगी, जितना प्रोडक्शन होगा, तो जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, वो सब का सब पब्लिक उसका इस्तेमाल करती है। जूते हैं, जराब हैं, कपड़े हैं, बनियाने हैं, अंडरगारमेंट्स है, सब सरकार को जो बनाते हैं कंपनियां बनाएगी, दवाइयां हैं, सब चीज। तो वो सरकार जो हमारे लोग पहनते हैं, हमारे लोग कंज्यूमर हम लोग हैं। अब बहुत से लोगों के पास वो होता ही नहीं, बहुत लोगों के पास इतना ज्यादा होता है। तो जब हमारे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ा दी जाएगी, रोजगार दे दिया जाएगा, तो एक सर्कल चल पड़ेगा, एक साइकिल चल पड़ेगा कि वो सामान बिकेगा भी, सामान खरीदा भी जाएगा और सामान पैदावार भी होगा। और सामान जो पैदावार होगा, जब सामान की पैदावार होगी व्यवस्था के अनुसार, तो वो सामान की पैदावार है वो साथ साथ बिकेगी भी, तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। इसी तरीके से हमारे जो जितने भी जो अब जमीनें हैं जिन पे कब्जा होता है, कुछ और करते हैं, जब सरकार अपनी तरफ से रहने के लिए रिहायशी बड़े बड़े आपको रिहायशी वो बना के दिए जाएंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी, उसमें सारी सुख सुविधाएं होंगी, पीने का साफ पानी होगा, एनवायरनमेंट साफ सुथरा होगा। एग्रीकल्चर लैंड जो हमारी घटती जा रही है कृषि योग्य भूमि, उस उसको उसको रोका जाएगा कि ज्यादा कृषि योग्य भूमि को बचाया जाए, और ज्यादा कृषि योग्य भूमि को बचा के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए। और जो वो पशुओं के लिए अलग से एक व्यवस्था की जाएगी कि पशु को पूरे ग्राम की पशु एक गौशाला टाइप में एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा के वो सभी पशुओं को वहां रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा। वहां पे उनको साफ सफाई व्यवस्था रहेगी, और वो जो मालिक है कोऑपरेटिव होगा सारा सिस्टम,
तो उस मालिक को ये लगेगा कि मेरी भैंस का भी दूध है, मेरी गाय का दूध भी इस रेट में हो रहेगा। तो ये सारी व्यवस्था इसकी हम करने जा रहे हैं। इस व्यवस्था में जो हम इस व्यवस्था को चलाने के लिए, ऐसी व्यवस्था को चलाने के लिए हमने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है और इसका एक बहुत लंबा, काफी दिन से इस पे गहन मंथन चल रहा था कि हमारा हर टाइप का स्टेट और कहीं भी, जैसे अगर हम किसी स्टेट में सत्ता में आते हैं तो हम अपनी स्टेट में लागू कर देंगे। स्कूलिंग व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था भी ऐसी होगी, सारे जितने स्कूल होंगे उन स्कूलों को प्राइवेट है वो नेशनलाइज कर दिया जाएगा। एक समान शिक्षा होगी, जो भी कोई बच्चा होगा उसकी कोई कोई फीस नहीं लगेगी, किताबों के पैसे नहीं उसके लगेंगे, यूनिफॉर्म के कोई पैसे नहीं लगेंगे, सब बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म, फ्री बुक्स, सब कुछ फ्री दिया जाएगा। अब आपके पास पैसा, कोई आदमी बेईमानी करेगा क्या उस पैसे का? आप सोना नहीं खरीद सकते, आप जमीन नहीं खरीद सकते, आप कपड़े खरीद सकते हैं, अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। आपको अगर कहीं कोई गोल्ड बिकेगा, सरकारी दुकानों पे बिकेगा, गोल्ड बिकेगा, आपसे हिसाब रखा जाएगा। आप इतना सोना खरीद के करेंगे क्या? अगर किसी को इकट्ठा करने का मन हुआ तो करते रहेंगे, तो उसका वो रेट होगा। इसलिए इनकम टैक्स भी साथ-साथ कटेगा। जब हम किसी को रोजगार अच्छा दे देंगे, तनख्वाह अच्छी देंगे, तो इनकम टैक्स देने में कोई चोरी नहीं होगी। तो इंस्पेक्टर राज है वो खत्म किया जाएगा। लोग अपनी रुचि से जो है टैक्स भी देंगे। अब भी हम लोग टैक्स देते हैं। तो इस तरीके से सरकार के पास आमदनी की भी कोई कमी नहीं रहेगी, सरकार के पास रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे बच्चे जो है उनको हमारे बहुत से लोग, वृद्ध लोग या बहुत हेल्पलेस लोग जो है बिना इलाज के मर जाते हैं। जितने हॉस्पिटल है वो प्राइवेट, वो सारे सरकारीकरण कर दिया जाएगा। आपका इलाज फ्री होगा, सस्ता फ्री होगा, आपका अच्छा इलाज होगा, क्वालिटेटिव इलाज होगा। आप बहुत से लोग इसलिए दवाई केमिस्ट से लेके अपना गुजारा कर लेते हैं। उसके बाद आपको किसी भी बीमारी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। टाइम से आपको आँखों का ऑपरेशन कराना है, आपके हाथ-पाँव का कोई ऑपरेशन कराना है, आपको कोई डिजीज़ है, क्रोनिकल डिजीज़ है, इन सब चीज़ों का समय से इलाज होगा। तो ये आपको ना खून की कमी रहेगी, ना मेडिसिन की, जो अब आपको मेडिसिन में जो है एक तरफ, अब आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में जिस तरीके से जो है ड्रग माफिया ने बहुत बुरी तरीके से लूटा, उसके बाद हॉस्पिटल माफिया ने बुरी तरह से लूटा, वो सारी लूट-पाट बंद कर दी जाएगी। ये सारी व्यवस्था, जिस व्यवस्था के अंदर ऐसी एक कल्पना की है, ये ऐसा ऐसा पहले होता रहा है। तो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो इसके अंदर हम एक अच्छे वॉलंटियर की टीम तैयार करना चाहते हैं, एक अच्छे शिक्षक की टीम तैयार करना चाहते हैं, एक ऐसे वॉलंटियर जो इस व्यवस्था के बारे में लोगों को बता सके, प्रचार कर सके और वो प्रचार करके लोगों के बीच में हम जाएँ, लोगों को बताएँ कि हमारे जो ये सिस्टम है, जिसको हम खड़ा करना चाहते हैं, इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं और इस व्यवस्था को बदलना नहीं, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, संविधान को मैं उस प्रस्तावना को आपको पढ़ के सुना दूँ। इसके अंदर सब बातें लिखी हुई हैं, जो हम ये बातें कर रहे हैं, वो सारी की सारी बातें हमारी प्रस्तावना में लिखी हुई है। फिर ऑलरेडी हमारे पास ये पहले से लिख दिया था हमारे महापुरुषों ने। बाबा साहब को इसको पता था। बाबा साहब इस बात को जानते थे कि कोई हमारे समाज में कोई ऐसे लोग पैदा होंगे और वो लोग पैदा होंगे, मेरी इस बात को बाद में समझेंगे। आज बाबा साहब के जाने के बाद या उनके लगभग 71-72 साल बाद जो संविधान बनने के या लागू होने के लगभग जो है 70 साल बाद इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। इस संविधान के अंदर साफ-साफ लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, सोशलिज्म की बात की, सीधा-सीधा समाजवाद किसी भी सरकार ने समाजवाद की बात नहीं की। यह संविधान के अंदर लिखा हुआ है सोशलिज्म, धर्मनिरपेक्ष, इसका मतलब साफ-साफ है कि कोई भी आप राजनीतिक पद पे, संवैधानिक पद पे रह के धर्म की बात नहीं कर सकते। आप धर्म की आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल की आप अवहेलना करते हैं, इस आधार पे आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। जो कोई भी व्यक्ति धार्मिक क्यों नहीं हो सकता, धार्मिक प्रतीक चिन्ह आप नहीं रख सकते, संवैधानिक पोस्ट पे रहते हुए, आपकी गाड़ी पे, आपके घर पे, आपके पहनावे से ये साबित ना हो कि आप फलां धर्म को मानते हैं। ये चीजें जो है इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष है। लोकतंत्र यानी हम प्रो डेमोक्रेटिक हों, हमारे बीच में, हमारे घर के अंदर डेमोक्रेसी हो, हमारे जो है व्यवहार में डेमोक्रेसी हो, हमारे जो है जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हमारी डेमोक्रेसी हो। गणराज्य गणराज्य का यानी प्रभुता संपन्न भी आपको पूरा अधिकार है, पूरा राइट आपको, ये इस टाइप की जो है आप संपन्न है, आपके अपने आपके ऊपर किसी भी देश का
हस्तक्षेप नहीं है, कोई देश आपको आप किसी देश के गुलाम नहीं है। ये जो है गणराज्य बनाने की बात बाबा साहब ने की। उसके बाद बाबा साहब ने क्या कहा, या संविधान निर्माताओं ने क्या कहा, सामाजिक और आर्थिक। कौन सी सामाजिक? सोशली तौर पे इक्वल, आर्थिक तौर पे आजाद बराबर, और राजनीतिक, ये कौन सा न्याय की बात कर रहे हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात बाबा साहब ने की। किसमें की? इसी संविधान सभा में। न्याय, विचार, आपको विचार, एक नए विचार, एक क्रांतिकारी विचार पैदा करने का आपको अधिकार है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं, आप कार्यक्रम कर सकते हैं, उसमें अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की आपको आजादी दी, इतना बड़ा क्या आपके आपके बोलने पे किसी को पाबंदी नहीं है। और विश्वास, आपका विश्वास कि आप ठीक है, या आप किसी भी, आप नास्तिक हैं कोई दिक्कत नहीं, आप किसी धर्म को मानते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपका विश्वास, आपको लगता है कि मैं इस देश के लिए काम कर रहा हूँ, वो आप अपनी बात रख सकते हैं। और धर्म और उपासना कि आपको, आप कोई किसी भी धर्म को उपासना कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन आप किसी दूसरे धर्म को गाली नहीं दे सकते, दूसरे धर्म को नीच नहीं बता सकते, दूसरे धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं कह सकते। आप अपने धर्म को अच्छा कह सकते हैं, किसी और धर्म की आलोचना नहीं कर सकते, किसी और धर्म के बारे में बकवास नहीं कर सकते। ये हमारे प्रियम्बल कहता है। ये सारी आपको जो स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और आपको संपन्न प्रतिष्ठित लाइफ जीने का, आप साफ सुथरी संपन्न लाइफ जिए, आपके डिग्निटी के साथ आपकी लाइफ हो, आप लिबर्टी के साथ आपकी लाइफ हो, ऐसी व्यवस्था हमारी प्रियम्बल में बाबा साहब ने की। और अवसर की समानता कि आपको हर अवसर मिले, जहां भी आपको अवसर की जरूरत है, आपको इस आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे आपको आपका भेदभाव नहीं हो सकता आपके साथ, आपके रंग काला गोरा के आधार पे आपका भेदभाव नहीं हो सकता। ऐसा प्रियम्बल में करना है, ये प्राप्त करने तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा के साथ साथ बाबा साहब ने एक बात ध्यान दी, राष्ट्र की एकता और अखंडता, कि अगर आप अपनी गरिमा की बात करते हो तो राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात भी आपने ध्यान में रखनी होगी। और सुनिश्चित करने वाली बंधुता, और एक ऐसी बंधुता, एक ऐसा भाईचारा जिसमें सभी लोग समान हो, ऐसी प्रभुता संपन्न प्रभुता बंधुता जो है आपको बढ़ानी होगी। इसलिए इन्होंने कहा, हमारे महापुरुषों ने, कि आज दृढ़ संकल्प होके इन सब बातों से दृढ़ संकल्प हो गए कि हम इसमें कोई हिला वाली नहीं है, हमारी जो बात है वो कोई कमजोर नहीं है, हम किसी भी एंगल से कम नहीं है। हमने इसके ऊपर अच्छे सोचा विचारा, इसके ऊपर बहस हुई, इतना लंबा समय हमने दिया साथियों को, उन्होंने जो मिला के इस व्यवस्था में उन्होंने कहा, दृढ़ संकल्प होकर आज हम इस विधानसभा में, आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में हमारे भारत के संविधान में लिखी हुई है, उसी बात के अनुसार, उसी के अनुसार ये हमने कल्पना की है। ये कल्पना के अनुसार ये हम आगे इस पे हमारे कार्यक्रम में रहेगी। ये हमारा ये लंबा चल सकता है, दो दो तीन चार पाँच छह 7 दिन चल सकता है। ये मंथन है, इस मंथन में हम अपने कार्यक्रम की ये सारी बातें इसमें लेके आना चाहते थे, ताकि लोगों के बीच में ज्यादा ज्यादा ये विषय आगे तक जाए, और लोग कल कहे कि अगर आपकी सरकार बनेगी, आपके आइडिया गठबंधन की सरकार होगी, या आप लोग जो सरकार बनाएंगे उस सरकार के ब्लूप्रिंट क्या है, वहां लोगों को रहने का, खाने का, उठने बैठने का, पढ़ने का, वो कैसा अधिकार होगा। तो आप इसमें भरोसा कर सकते हो कि हमारा जो अधिकार है लिबरल सोशलिज्म है, उदारवादी समाजवाद है, जिसके अंदर किसी भी चीज की आपको कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। आपको फ्री एजुकेशन, फ्री, आप हॉस्पिटल जाएंगे इलाज आपका होगा, आपके बच्चों की शादी के लिए फ्री सिस्टम रहेगा, आप अगर खेती करना चाहते हैं आपको सस्ती बीज, बिजली, पानी और सब आपको सस्ता मिलेगा, आपको मकान बना के सरकार देगी, आपको मकान की पेमेंट नहीं करनी। तो इतना कुछ अगर आपको कल कहेंगे कि जी आप मालिकाना हक नहीं होगा, आपको मालिकाना हक होगा, आप जिस मकान में रहेंगे आप उसके मालिक होंगे। आप सरकार आपको रजिस्ट्री कराएगी, बिचौलिया कोई नहीं होगा, कोई मीडिएटर नहीं होगा, सरकार आपको मकान देगी, सरकार आपके परिवार को आगे उस मकान ट्रांसफर करेगी, आप उस मकान को बेच नहीं सकते, उस मकान को आप किसी पड़ोसी को नहीं बेच सकते, आप आपके बच्चे के नाम ट्रांसफर हो जाएगा, लीगल हेयर आपके वो मकान वो चला जाएगा। इस तरीके की एक व्यवस्था हम इस पर करना चाहते हैं। ये व्यवस्था जो है हमारी समाजवादी व्यवस्था, आज आपको दवाई फ्री मिलेगी, रहना मकान फ्री मिलेगा, आपके बच्चों की शादी फ्री होगी, आपके बच्चों की शिक्षा फ्री होगी। तो किस लिए पैसा ही आप कमाओगे क्यों, उस पैसे को लूटोगे क्यों? कमाना कोई बुरी बात नहीं है, आप कमाइए, आप अपने ओढ़ने पहनने के कपड़े खरीदने के लिए आप पैसा कमाइए, आप और कोई चीज एंजॉय करना करिए, वो सारी चीजें रहेंगी, लेकिन बाकी कुछ तो आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। ऐसी एक व्यवस्था हम खड़ी करना चाहते हैं।
ये जो लिबरल सोशलिज्म वही है। इस लिबरल सोशलिज्म की मैंने कुछ इंट्रोडक्टरी आपके सामने बातें रखी। लिबरल सोशलिज्म क्या है? यानी एक समाजवादी, उदारवादी समाजवादी व्यवस्था क्या है? जो मैंने उदाहरण सहित बताया कि उदारवादी समाजवादी व्यवस्था हमारे संविधान के अंदर पहले ही पेज पे लिखी हुई है, वही उदारवादी समाजवादी व्यवस्था है। कोशिश की इन सब बातों से आज हम इसमें सभी विद्वान साथियों को आमंत्रित करता हूँ कि आप इसके ऊपर सवाल कर सकते हैं। आपके इसके अंदर बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। आप इसमें सवाल कर सकते हैं। आपके दिमाग में कोई इसके प्रति कोई संशय हो, तो आपका कोई सोशलिज्म है, जो उदारवादी समाजवाद है वो क्या है? जो हमने थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दी, इसके ऊपर आपके सवाल हो गए। थैंक यू, मेरी बात को आपने सुना। ये बात आपके लिए, हम सब के लिए, देश के लिए, आने वाली दुनिया के लिए सब